नमस्कार दर्शकों, दोस्तों और छात्रों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी टू हेल्प यू, एक स्किल डेवलपमेंट चैनल में। मेरा नाम है के सिंह रघुवंशी, बिजनेस कोच, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट एंड लीगल एडवाइज़र, जो आपको जानकारी देगा कभी बिजनेस के बारे में, कभी इन्वेस्टमेंट, कभी कानूनी दस्तावेजों के बारे में। तो तैयार हो जाइए जानकारी इकट्ठी करने के लिए। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें और आप नए नए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स के बारे में जान सकें। इतना ही कानूनी जानकारियां जो आपको होनी चाहिए उसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा रिटेल के बारे में। रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, जिंदगी के अंदर जन्म से लेके मरण तक खरीदना और बेचने का काम चलता रहता है। हम उपभोक्ता हैं तो हम खरीद रहे हैं, अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हम बेच रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी सतत प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो हम शुरू करेंगे रिटेल मैनेजमेंट, जो कक्षा 12th में चलाई जा रही है। एनसीईआरटी बेस है और स्तर 4 कहलाता है। कक्षा 12 सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट इसका डिप्लोमा कराया जा रहा है। ये सिर्फ कक्षा 12 के बच्चों के लिए नहीं है, ये 11वीं कक्षा, 9वीं कक्षा या फिर जो डिप्लोमा रिटेल में या मार्केटिंग में कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है। इससे आप सीख सकते हैं कि आप उन गुण रहस्यों को जिससे आप अगर उपभोक्ता हैं तो आप सस्ता सामान ले सकते हैं दुकानदार से, और आप दुकानदार हैं तो आप ग्राहक को समझा के उसकी जेब से पैसा निकलवा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। संगठित रिटेलिंग स्तर 4 कक्षा 12 रिटेल प्रबंधन, रिटेल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। विषय वस्तु है रिटेलिंग में उन्नतियां। सत्र 1 रिटेल संगठनात्मक संरचना, सत्र 2 रिटेल अनुसंधान, सत्र 3 रिटेल कार्यनीति, सत्र 4 रिटेल उपभोक्ता व्यवहार। रिटेल के द्वारा आप समझेंगे रिटेल एंड मार्केटिंग, और आप अपना बिजनेस भी, कोई भी बिजनेस A to Z किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस आप डालते हैं तो उसके गुण रहस्यों को आप समझ सकते हैं। और उपभोक्ता हैं तो आप एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी को भी समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सत्र 1 रिटेल संगठनात्मक संरचना से। देखिए होता क्या है इसके अंदर। रिटेल संगठनात्मक संरचना, रिटेलिंग एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें वे सभी चरण शामिल होते हैं जिसमें एक उत्पादन के बाद उसके वास्तविक उपभोक्ता पहुंचता है। उत्पाद मतलब सामान भी हो सकता है या फिर सेवा भी हो सकती है। यह जो हम तक पहुंचता है वितरण चैनल की एक प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। तो आप समझ रहे हैं रिटेलिंग एक क्या है? आर्थिक गतिविधि। आर्थिक मीन जिसमें पैसे से रिलेटेड लेन देन होता है। यह याद रखा जाना चाहिए कि उपभोक्ता ग्राहक की संतुष्टि सभी आर्थिक गतिविधियों का वास्तविक लक्ष्य है। ग्राहक को संतुष्ट हम कर लेंगे तो बार बार हमारे पास आएगा, हमसे कनेक्ट रहेगा। असंतुष्ट करेंगे तो वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। आप उपभोक्ता हैं, आप ऐसे ग्राहक दुकानदार के पास जाना पसंद नहीं करेंगे जो रूड आपके साथ किस तरह का बुरा व्यवहार करता हो, तरीका उसका गलत हो। और आप व्यापारी हैं तो आपके पास ऐसे ग्राहक नहीं आएंगे अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे तो। क्योंकि कोई भी अन्य गतिविधि, उदाहरण के लिए उत्पादन, बदलाव, वितरण आदि, यदि उपभोक्ता और ग्राहक की संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है तो वह व्यर्थ है। एक रिटेल स्टोर की संगठन संरचना उसके व्यापार के साइज और टाइप के अनुसार अलग अलग होगी। एक रिटेल व्यापार को चलाने में शामिल अधिकांश कार्य एक जैसे होंगे, जबकि
छोटे या स्वतंत्र रिटेल स्टोर। अब ये डिफरेंस किया गया है छोटे या स्वतंत्र रिटेल स्टोर में और बड़े स्टोर में। छोटे या स्वतंत्र रिटेल स्टोर में कई क्षेत्र एक डिवीजन के अंदर रखे जाते हैं। छोटे या स्वतंत्र स्टोर और बड़े, जबकि बड़े स्टोर में प्रत्येक विशेष कार्य के साथ विभिन्न डिवीजन बनाए जाते हैं और इनके प्रबंधन के अलग अलग स्तर होते हैं। उदाहरण भी दिया है यहाँ पे। सपोज कि ये छोटा दुकानदार है, कोई स्पेशलिटी शॉप है। स्पेशलिटी शॉप मतलब घड़ी की दुकान हो सकती है सिर्फ जिसमें घड़ियाँ मिलती हैं, मोबाइल की दुकान हो सकती है जिसमें सिर्फ मोबाइल मिलेंगे। स्पेशलिटी कार का शोरूम है तो कार मिलेंगी, जूतों का शोरूम है तो जूते मिलेंगे। छोटा है शॉप, रिटेल स्टोर, इसमें सभी कर्मचारी एक ही श्रेणी में स्टोर ऑपरेटर कहलाते हैं। वहीं बड़े डिपार्टमेंट स्टोर होगा तो सभी कर्मचारी जो होंगे उनका एक पद क्रमांक होगा, उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें मैनेजर होगा। हायरार्की पदों का, किस तरह से पदों को नीचे स्तर से या ऊपर स्तर से बांट दिया जाता है। मैनेजर, यहाँ पे आपको मैं हायरार्की मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये चैप्टर जिसके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं, इसके अलावा भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो इसमें नहीं लिखी है। हायरार्की मैनेजमेंट, जैसे एक मैनेजर हो गया, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, उसके नीचे सेल्स एसोसिएट हो गया, उसके नीचे और कोई व्यक्ति हो गया छोटे पद पे, के साथ मिलकर इसके सपोर्टिंग गुड्स विभाग होम एंड गार्डन, बेड एंड बाथ बनाते हैं और प्रत्येक के साथ अतिरिक्त विभाग होता है। विभागों में बटा होता है। डिपार्टमेंट स्टोर है, बड़ा है तो वो डिपार्टमेंट हो गया। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ले लें हम, किसी कंपनी को लेना, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसके थ्रू वो चीज़ चलती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हम स्टोर की संरचना को परिभाषित करते हैं। का उन सभी कार्यों को निर्दिष्ट करें जिन्हें किया जाना है। स्टोर की संरचना, जिसके अंदर हमको काम करना है, किस तरह का स्टोर होगा, क्या काम करना है उसके अंदर, उस कार्य को निर्दिष्ट करना है। खा जिम्मेदारियों को विभिन्न लोगों या चैनलों के बीच बांटे हैं। उसके अंदर कितने लोग काम करेंगे, कितनी ज़रूरत है उनकी, उनको बांट कितने क्या क्या काम देना है, ये सब कितने लोग होने चाहिए, ये सब का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। गा प्रत्येक कार्य के लिए एक नाम और विवरण के साथ समूह बनाकर कार्य वर्गीकरण करें। खा एक संगठन चार्ट तैयार करें। ये हमें कब करना है, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। मैंने कहा था ना, मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कोई भी स्टोर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं तैयार करना। आगे चलते हैं। रिटेलिंग संरचना। अब अगर आप छोटा सा रिटेल स्टोर डाल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या पद होते हैं, कैसे काम करते हैं। या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या पद होते हैं, कैसे काम करता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, छोटा कैसे करता है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें भाग होते हैं। सबसे पहले तो मालिक आता है, या फिर मालिक नहीं है, अगर शेयर होल्डिंग कंपनी है तो सीईओ आ जाएगा, अध्यक्ष आ जाएगा। शेयर होल्डिंग क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। स्टोर संचालन, इसमें प्रबंधक हो जाता है, मालिक भी प्रबंधक हो सकता है या मालिक किसी को प्रबंधक रख सकता है। मैनेजर जिसे कहते हैं, जो प्रबंधन करेगा। कैशियर का रखेंगे हम, कैश संभालेगा। बिक्री सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे जो बिक्री करेगा। मैनेजर रखेंगे, बिक्री मैनेजर भी हो सकते हैं, जो प्राप्त करने वाली जानकारियों को इकट्ठा करेगा, बिक्री कितनी हुई, कैसे करना है। हानि की रोकथाम के लिए स्टोर संचालन में जो भी होते हैं हम प्रबंधन का काम करेंगे। प्रबंधक होंगे कितने, कैशियर से रिलेटेड प्रबंधन करने वाला, बिक्री से रिलेटेड प्रबंधन करने वाला, बिक्री से होने वाले पैसे को प्राप्त करने वाला, और हानि को रोकथाम करने वाला। ये सब प्रबंधन में आ गया। मार्केटिंग, विजुअल डिस्प्ले, जनसंपर्क के द्वारा प्रचार। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप व्यापार करेंगे आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग होगी, लोग जानेंगे। मार्केटिंग क्यों की जाती है, ताकि लोग आपको जाने, आपका कंपनी का ब्रांड नेम इस्टेब्लिश हो। लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, आपकी कंपनी ब्रांड को जानेंगे तो आपका माल ज़्यादा बिकेगा। कंपनी ब्रांड को फैलाने के लिए मार्केटिंग की जाती है, विजुअल डिस्प्ले के द्वारा, जनसंपर्क के द्वारा, प्रचार के द्वारा। बहुत तरीके होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग क्या होते हैं? माल को किस तरह से खरीदना है, क्या योजना रहेगी हमें, क्या माल सूची का तरीका रहेगा, कैसे माल हमको इकट्ठा रखना है, क्या उसका बैलेंस शीट रहेगी, स्टॉक मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, माल सूची नियंत्रण किस तरह से रखेंगे, ये सब मर्चेंडाइजिंग के अंदर आती है। मानव संबंध, आपने देखा होगा HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संबंध, जो कंपनी के अंदर उपलब्ध कार्मिकों का डाटा रखते हैं, जिनको ज्वाइनिंग कराते हैं, उनको निकालते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो ये सब काम है मानव संबंध का। प्रबंधन, वित्त, वित्त डिपार्टमेंट लेखा जोखा रखता है, कितना पैसा आया कितना गया, क्रेडिट कितना है कितना बैलेंस। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कोई भी व्यापार आपको शुरू करना है, सूचना प्रौद्योगिकी में आप मजबूत होंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। जैसे जैसे स्टोर आगे बढ़ता है, रिटेल व्यापार विकसित होता है। संगठन की संरचना की गतिशीलता भी जल्दी बदलेगी, इसलिए स्टोर की संगठन संरचना के चार्ट को रीडिजाइन करना बहुत महत्व रखता है। रीडिजाइन मतलब क्या होता है? रीडिजाइन, रीडिजाइन करना, समय बदल जाता है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट ग्राहकों की बदल जाती है। तो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए आपको उनके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में बने रहें। बहुत महत्व रखता है रीडिजाइन करना, ताकि इसके निर्णय लेने में सहयोग और नेतृत्व की क्षमताओं को समर्थन दिया जा सके, जो वृद्धि के दौरान उसके बाद अनिवार्य है। संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये दो तरह के होते हैं, क्वेश्चन भी बनता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके, टू, संगठनात्मक और असंगठनात्मक, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ हम पढ़ेंगे संगठनात्मक संरचना। प्रत्येक संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, इसकी संगठनात्मक डिजाइन और संरचना बनाना आवश्यक है। संगठनात्मक संरचना एक फॉर्मेट सिस्टम है, जिसके जरिए रिटेल फर्म विभिन्न कार्य कामकाज असाइन किए जाते हैं। नीतियों, संसाधनों, प्राधिकरण की जिम्मेदारियों और लक्ष्य पाने के रिवार्ड तथा लक्ष्य बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा बनाती है। संगठनात्मक संरचना के लिए दिशा निर्देश। अब संगठन हम बनाए हैं, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम डाल रहे हैं, अगर छोटा भी डालेंगे उसमें भी 2-4 कर्मचारी हम रखेंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे ऑर्गेनाइज? छोटे ऑर्गेनाइजेशन को हम छोटे शॉप को भी, स्टोर को भी हम ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे वो चीज़? पहला, लक्ष्य बाजार की जरूरतों को पूरा करना। लक्ष्य देखेंगे, बाजार की रिक्वायरमेंट क्या है, बाजार की ज़रूरत को हम कैसे पूरा करेंगे। अगर बाजार की ज़रूरतों को हम पूरा कर लेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। उपयुक्त ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्मिक होने चाहिए। कार्मिकों को जानकार और विनम्र होना चाहिए। स्टोर की सुविधाओं को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। ब्रांच स्टोर के ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ठीक से पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा आता है कर्मचारी, कर्मचारी की आवश्यकता। आपने किसी को काम पे रखा, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको क्या समस्या हो सकती है, उससे संबंधित है ये। स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो तो कर्मचारी को क्या क्या आवश्यकता होती है, पर्याप्त रूप से संतोषजनक बने रहे। क्रमिक पदोन्नति कार्यक्रम, निर्णय लेने में कर्मचारी की भागीदारी, संस्कृति और संगठनात्मक वातावरण। अपने लक्षित बाजारों की जरूरतों को पूरा करना। आपने जो भी स्टोर डाला है, आपने जो भी दुकान डाली है, उसको बाजार की ज़रूरत है, ग्राहकों की ज़रूरत है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। रिटेल व्यापार का प्रयोजन वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी व्यक्तिगत या घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए सामान या सेवाओं की बिक्री करना है, जो सही समय पर सही स्थान पर इस्तेमाल की जा सके। देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आई है यहाँ, सही समय पर सही स्थान पर। जीवन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना निर्णय जो लें वो सही समय पर सही स्थान पर लें। आपका लक्ष्य निर्धारित करें, उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। ये लाइफ के लिए भी आता है, इम्पोर्टेंट है। रिटेल मैनेजमेंट में तो है ही, व्यापार करने के लिए तो है ही, लेकिन लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक संगठन चाहे बड़ा हो या छोटा, उसकी संगठनात्मक डिजाइन और संरचना की जरूरत होती है। संगठनात्मक संरचना एक औपचारिक प्रणाली है जिसके जरिए रिटेल फर्म कार्यों कामकाज असाइन करती है। नीतियों,
कैसे नीति बनानी है, संसाधनों, प्राधिकार, प्राधिकार मतलब प्राप्त अधिकार, प्रथम अधिकार किसका है, की जिम्मेदारियों और इन्हें पूरा करने के लिए रिवॉर्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब कारक देखते हैं हम, जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हम बनाएंगे किसी भी स्टोर का, संस्था का और कंपनी का, तो कैसे कारक प्रभावित करते हैं। संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न कारक संगठनात्मक संरचना के निर्माण को प्रभावित करते हैं, जो हैं निम्न प्रकार से। पहला, प्रचालन के विस्तार और पैमाने, जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। भाई जहां हम अपना व्यापार चला रहे हैं वो कैसा एरिया है, लोकेलिटी से रिलेटेड है, स्थानीय क्षेत्र कैसा है, क्षेत्रीयता कैसी है, राष्ट्र कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय कैसा है। ये व्यापार के हिसाब से, आप लोकल अपने दुकान डाल रहे हैं तो आप स्थानीय आएंगे, अगर थोड़ा सा आप स्टेट लेवल पर जाए क्षेत्रीय आ गया, आप नेशनल लेवल पर व्यापार करना चाहते हैं राष्ट्रीय आ गया, आप इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करना चाहते हो अंतर्राष्ट्रीय आ गया। दूसरा, बेचे जाने वाले उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, आप क्या माल बना रहे हैं, उत्पाद क्या बना रहे हैं, उसका प्रकार क्या है, स्वरूप क्या है, वो चीज़ आपको देख प्रभावित करेगी। तीन, विभागीय कारण के प्रकार, अर्थात उत्पादवार या स्थानवार, उत्पाद कितना होगा और स्थान जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो जरूरी है, वो प्रोवाइड करेगी आपकी। चौथा, संगठनात्मक संरचना एक रिटेल से दूसरे से भिन्न होती है। रिटेल स्टोर, श्रृंखलीय विभागीय चैन डिपार्टमेंटल स्टोर की संरचना। अब हम रिटेल स्टोर के अंदर जो श्रृंखलीय विभागीय होते हैं, जो विभाग डिवाइड किए जाते हैं, उसको पढ़ेंगे। देखिए, मालिक और दूसरी तरफ प्रबंधक। मालिक हो या प्रबंधक, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, खरीद करने के तरीके, पदोन्नति, बिक्री, मानव संसाधन, क्या जरूरत है, परिचालन, नियंत्रण, सामान प्रबंधन, ये सब इसमें आते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। बाहरी सलाहकार, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं तो उसमें सलाहकार कौन कौन से होंगे, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकर, इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, ये बाहर किस अपने ऑर्गेनाइजेशन। संस्कृति और संगठनात्मक पर्यावरण, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, यह स्टोर की संस्कृति और रिटेल उद्योग में की गई सेल्स के बीच संबंध दर्शाता है। यह संस्कृति बिक्री की मात्रा से संबंधित नहीं है, यह सेल्स की वृद्धि से संबंधित है। संस्कृति अनेक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ संबंध रखता है, जिसमें कठिन परिश्रम करने की आदत, टीम वर्क, संतुष्टि, ग्राहक सेवा के अतिरिक्त आकलन शामिल है। अब इसके अंदर आपको क्या समझना है, संस्कृति कैसी, संस्कृति मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं या आप स्टोर अपना डाल रहे हैं, उसके अंदर जो कर्मचारी हैं या आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी मनोवृत्ति कैसी है, आप कठिन परिश्रम करने के आदी हैं या नहीं हैं, आप टीम में वर्क करने के आदी हैं कि नहीं है। टीम वर्क मतलब ग्रुप में काम करने की आदि, किसी का कोई आपको प्रबंधन कर रहा है, आपको जानकारी दे रहा है तो आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं कि नहीं, या फिर आप किसी को मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, आपने कोई राय रखी, उसको लोगों को कैसे मनवावे, वो टीम वर्क कहलाता है। ग्रुप में काम करना, एक ही लक्ष्य को पाने के लिए जब काम किया जाता है वो टीम वर्क कहलाता है। संतुष्टि और ग्राहक सेवा, ग्राहकों को संतुष्ट करना, उनको ग्राहकों को सेवा प्रदान करना, माल को बेचने के बाद ग्राहक सेवा कहलाती है। ये अतिरिक्त आकलन शामिल है। उदाहरण के लिए स्टोर में अधिकांश समय इसके सबसे महत्वपूर्ण समूह इसके ग्राहक हैं, जबकि इनमें से कुछ स्टॉक जिनकी बिक्री अच्छी होती है नीचे चले जाते हैं। संगठनात्मक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है संगठन को प्रभावित कौन, जो बाहर के तत्व हैं जो प्रभावित करेंगे, स्थिर पर्यावरण। स्थिर मतलब स्टेबल एनवायरनमेंट, ऐसे वातावरण में परिवर्तन छोटे और अधिक होते हैं, इस वातावरण का संरचना और संख्या पर बहुत कम प्रभाव होता है। दूसरा, अस्थिर परिवर्तनशील पर्यावरण, अनस्टेबल और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट, पर्यावरण में परिवर्तन लगातार और गहन होते हैं। प्रतियोगिता की अचानक उपस्थिति, प्रतियोगिता की उपस्थिति का समापन, एक उत्पाद में लगातार दोष, एक नए प्रतियोगी के लिए कर्मचारियों के एक बड़ा विस्थापन। ऐसे स्थिति में एक रिटेलर क्या कर सकता है, पर्यावरणीय
कोई इसी तरह के नकारात्मक प्रभाव आते हैं किसी भी व्यापार के अंदर, आपके व्यापार के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं? एक रिटेलर क्या कर सकता है? विकल्प इस प्रकार है। दोषपूर्ण उत्पादों की जगह नए उत्पाद बदलना, तुलनीय ब्रांड बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, ग्राहकों को भुगतान वापस करना संस्कृति में परिवर्तन कहलाएगा। उत्पाद की आपूर्ति, आपूर्ति रुक जाने पर ग्राहकों को उसी कीमत के बारे में तुलनीय ब्रांड के बारे में सूचित करना। तुलनीय ब्रांड, तुलनीय ब्रांड, तुलनीय ब्रांड मतलब आप सपोज कीजिए हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम साबुन ले लेते हैं वापस से, लक्स, हम लक्स से यूज़ करते हैं नहाने में। अब लक्स है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? रेक्सोना के लिए ग्राहक को प्रेफर करेंगे, निरमा के लिए प्रेफर करेंगे। उस लेवल के जो लक्स के लेवल के प्रोडक्ट हैं, लाइफ बॉय है, उनको आप प्रेफर करेंगे। तुलनीय ब्रांड कहलाते हैं, तुलना की जा सके जिन ब्रांडों को, तुलनीय ब्रांड कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, ये आपके परिवर्तन के अंदर ही है। अस्थिर पर्यावरण के तरीके बताएं किस तरह से आप इसका निवारण करते हैं। अस्थिर या परिवर्तनशील पर्यावरण के, उसका ये विकल्प दिए हैं आप कैसे परिवर्तित करें। इसके बाद जो कारक आता है प्रौद्योगिकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी चेंजेस। प्रौद्योगिकी में तेजी से होने वाले बदलावों के लिए तेजी से संगठन में बदलाव की मांग होती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटरों में बार बार होने वाले बदलावों से मार्केटिंग में बदलती कार्यनीति में बदलाव की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए पेरीफेरल में होने वाला बदलाव या रखरखाव की सर्विस जल्दी रखरखाव करना। लचीले गतिशील संगठन, फ्लेक्सिबल डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, तेजी से आगे बढ़ते बाजार और बदलती प्रौद्योगिकी में ढीली संरचना और संगठन के अंदर ढीले आपसी संबंध की जरूरत होती है ताकि संरचना और संख्या में शीघ्र बदलाव की सुविधा दी जा सके। विभिन्नताएं, डिफरेंशिएशन, इसका अर्थ है वह प्रक्रिया जिसमें एक संगठन लोगों और संसाधनों को संगठन के कार्य सौंपता है और कार्य से जुड़े अधिकार का संबंध बनाता है, जिससे संगठन अपने लक्ष्य या उद्देश्य पूरे कर सकता है। सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, आपूर्तिकर्ता फर्म, प्रतियोगी फर्म, नीति और नियम प्रभावित करने वाले कारक, संगठन, ग्राहक, संगठनात्मक आउटपुट के प्रयोक्ता। अब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी दिया है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको समझ सकें। ज़्यादा बड़ा हो गया, एक और। रिटेल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, शेयर होल्डर्स, इसको हम बाद में बताएंगे शेयर होल्डर क्या होता है। स्ट्रेटेजी कमिटी, स्ट्रेटेजी बनाने वाली, रणनीति बनाने वाली कमिटी। इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन करती है, देखती है क्या सही है कंपनी का क्या नहीं है। फिर बोर्ड, शेयर होल्डर जो होते हैं वो उसको रेगुलेट करती है, शेयर्स डिपार्टमेंट, शेयर्स को, शेयर होल्डर्स के राइट्स को, उसका नाम है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्या आता है नीचे, लीग बोर्ड, बोर्ड के नीचे आएगा लीगल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सेंटर बोर्ड, आपने फिल्मों में देखा, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, ये बोर्ड। लीगल डिपार्टमेंट आता है और इसके नीचे आता है फाइनेंस सेंटर। फाइनेंशियल सेंटर के अंदर अकाउंटिंग और कैशियर आता है। देखिए अब मैं इसके अंदर आपको, ये डिपार्टमेंट में बांटा गया है और डिपार्टमेंट कौन काम करते हैं, लोग, तो लोगों का पदों में भी बंटवारा किया गया है। लीगल डिपार्टमेंट में है कानून विज्ञ है, लॉयर है, वो इस चीज़ को देखेगा, उसका सबऑर्डिनेट देखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सीए है, एमबीए फाइनेंस से किए हुए बंदे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी रखते हैं जो, वो उस डिपार्टमेंट को देखेंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटेंट है, कैशियर है, कैश को देखेगा। अकाउंटिंग डाटा को मैच करेगा, क्रेडिट डेबिट को देखेगा, कंपनी का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह सब बनाएगा, और उसके इन दोनों की चेकिंग फाइनेंशियल ऑफिसर, एफसी फाइनेंशियल सेंटर फाइनेंशियल ऑफिसर करेगा। अब इसके नीचे डायरेक्टर, डायरेक्टर पदोन्नति के पदक्रम कहलाएंगे डायरेक्टर। किसी कंपनी का डायरेक्टर हो गया मालिक। अब डायरेक्टर के अंडर में कौन कौन काम करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट आएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएगा, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट आएगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आएगा, ये डायरेक्टर के अंदर आएगा। और जनरल मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है, मालिक भी हो सकता है, जीएम कहते हैं जिसे जनरल मैनेजर, उसके नीचे ये डिपार्टमेंट आएंगे। अब डिपार्टमेंट आएंगे तो इनमें लोग भी काम करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर, टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रौद्योगिकी आ गया जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को ठीक करके रखेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन काम चलता रहे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स है, मार्केटिंग, माल बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, सेल्स कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर आ गया इसके अंदर। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, कस्टमर को हैंडल करें, उनकी समस्याओं को समाधान करें, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट आ गया। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर मैनेजर हो गया इसके अंदर। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लेते हैं, इसके नीचे आएंगे ये पद, प्रोडक्शन को देखेगा, क्वालिटी एसेस मैनेजर भी होगा इसके नीचे जो क्वालिटी को देखेगा, मेंटेनेंस होगा जो मशीनों के रख रखाव को देखेगा, पैकेजिंग होगा जो पैकेजिंग को देखेगा, पैक हुआ माल सही तरह पैक हुआ अथवा नहीं हुआ, पैकेजिंग हो गया। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक मतलब माल को गाड़ी के अंदर ट्रक के अंदर चढ़ाना लॉजिस्टिक कहलाता है। अन्यंत्र गंतव्य तक पहुंचाना, जहाँ माल को हमको सप्लाई करना वहाँ पहुंचाना, वो सब डाटा, वो सब काम होता है लॉजिस्टिक के अंदर। टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रौद्योगिकी, जैसा आप जानते हो। प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे करनी है, क्या माल बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब उसमें आ गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नए नए समय के साथ में परिवर्तन लाना अपने माल के अंदर, रिसर्च करते रहते हैं, टाइमली हमारा प्रोडक्ट बिकता रहे मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा कॉलगेट ब्रांड ले लेते हैं, पुराना आप कॉलगेट के ऐड देखोगे वाइट रंग के रैपर में आता था, अब उसमें कुछ और परिवर्तन कर दिया है, ताकि फिर और कुछ परिवर्तन कर दिया 5 साल बाद 10 साल बाद, तो माल बिकता रहे, ग्राहक अट्रैक्ट होता रहे। उसके अंदर क्वालिटी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कोई फ्लेवर कैसे बढ़ा सकते हैं कॉलगेट के अंदर, पेस्ट के अंदर, तो ये रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर आ गया। ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब ये डिपार्टमेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी डिपार्टमेंट में होती है, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि माल बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी सबका काम चलेगा। माल बेचने के अंदर जो काम करते हैं सेल्स के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट चलाते हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट मतलब माल को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए ग्राहकों के सामने, उनके यूजर के सामने, ब्रांड एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी करना, कैसे ब्रांड बनाएंगे, कैसे एडवर्टाइज करेंगे वो बनाना, प्रमोशन कैसे करेंगे, मीडिया के अंदर प्रचार कैसे करेंगे ये बनाना, ट्रेड मार्केटिंग कैसे करेंगे, पब्लिक रिलेशन कैसे बनाएंगे, मार्केट एनालाइज कैसे करेंगे कि हमने जो माल बनाया है, जो सामान बनाया है, जो उत्पाद बनाया है, वो मार्केट के अंदर कितना रिक्वायर्ड है, कितना ज़रूरी है, कि कौन इसको यूज। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आ गया इसके अंदर, कस्टम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सेकंड इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट कहलाता है, जहाँ पे कर्मचारियों को रखा जाता है, निकाला जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वो एचआर डिपार्टमेंट कहलाता है। इसका हेड होता है एचआर मैनेजर। ट्रेनिंग ग्रुप, रिक्रूटिंग टीम, ऑफिस सपोर्ट और कंपनसेशन एंड बेनिफिट, इसको बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये स्ट्रक्चर है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, एक लेवल की कंपनी हो जिसका टर्नओवर अच्छा होता है, उसके अंदर इतना डिपार्टमेंट होते हैं, बेसिक डिपार्टमेंट है। और जिस इनके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं उनको पदोन्नति के हिसाब से, पदक्रम के हिसाब से आप बांट सकते हैं। नीचे काम करने वाला बंदा सबसे छोटा पियोन, उसके ऊपर सेल्स पर्सन हो गया, उसके ऊपर सेल्स मैनेजर हो गया, और अलग अलग सेल्स मैनेजर रिपोर्टिंग करेगा जनरल मैनेजर को। इस तरह से बहुत सारा पदक्रम होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अब आते हैं हम अभ्यासकार। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने स्तर से बढ़ सकते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान, ये 12वीं के बच्चों के लिए है, या जो पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनके लिए है। पहला रिक्त स्थान में आएगा रिटेलिंग, वितरण चैनल की एक प्रक्रिया है। खुदरा प्रणाली, वितरण प्रणाली एक प्रक्रिया है। रिटेल व्यापार का प्रयोजन वास्तविक प्रयोक्ता को उनकी यूज
उपयोग या रिक्वायरमेंट आवश्यकता, यूज उपयोग, रिक्वायरमेंट आवश्यकता। आप हिंदी में लिख लेंगे इसको, मैंने इंग्लिश में लिखा है। उपयोग और आवश्यकता पूरी करने के लिए सामान या सेवाओं की बिक्री करना है जो सही समय पर सही स्थान पर इस्तेमाल की जा सके। प्रत्येक संगठन चाहे, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक संगठन चाहे बड़ा हो या छोटा, उसकी संरचना की जरूरत होती है, उसको संरचना की जरूरत होती है। हिंदी में, इंग्लिश में टाइप किया है, हिंदी के अंदर आप लिख लें संरचना की जरूरत होती है। चौथा, ग्राहक खुदरा स्टोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उचित उत्तरदायी निशान लगाएं। एक रिटेल संगठन वस्तुओं सेवाओं को सीधे बेचा जाता है, का निर्माण आएगा, खा होलसेलर आएगा, गा निर्माता आएगा, खा उपभोक्ता आएगा। इसके अंदर खा उपभोक्ता सही है। दूसरा है रिटेल शॉप की आवश्यकता के अनुरूप प्रारूप में परिवर्तन करता है। रिटेल शॉप की आवश्यकता के अनुरूप प्रारूप में परिवर्तन करता है। किसके आवश्यकता के अनुरूप? होलसेलर के, निर्माता के, उपभोक्ता के, करदाता। इसमें आएगा निर्माता। तीसरा, रिटेलर के बीच एक सीधा लिंक है, उपभोक्ता और रिटेल, विनिर्माण होलसेलर, निर्माण और उपभोक्ता, उपभोक्ता और बिचौलिए। रिटेलर के बीच एक सीधा लिंक है, विनिर्माण और होलसेलर। इसके नीचे और भी क्वेश्चन है, भाग का डॉट लगे हैं, इसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन में बांट, आप इसको इस तरह समझ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके प्रश्न हैं और आप इस वीडियो को पॉज कर करके इन प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना काफ़ी था आज के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी है लेकिन ज्ञानवर्धक रहेगी बच्चों के लिए जो 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में और 9th में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चैनल हैप्पी टू हेल्प यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नए बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से रिलेटेड, कानूनी दाव पेचों से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेते हैं अगली वीडियो तक के लिए। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।